टैक्सी वाले को पैसे पकड़ा, मैं नीचे उतरी और कुछ देर वहीं खड़ी रही। सामने घर को यूं देखा जैसे पहली बार देख रही हूँ, जबकि जीवन के 24 वर्ष यहीं गुजारे हैं। हजारों बार गुजरी हूँ इस सड़क से। नजर स्वयं खिड़की की तरफ उठ गई। कहीं भीतर से आशा बची रह गई थी कि क्या वहां आज भी उस खिड़की पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे देख जल्दी से गेट खोलकर कहेगी, आज भी इतनी देर कर दी मन्नू। डांट नहीं, गिला नहीं, बस चिंता से भीगा एक वाक्य। हॉस्पिटल की ड्यूटी से देर हो जाती है माँ। बीमार को यूं तो नहीं कह सकते ना कि मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, मैं जा रही हूँ। जब तक मेरी जगह लेने वाली दूसरी डॉक्टर ना आ जाए, मैं उस मरीज के विषय में पूरी रिपोर्ट ना दे दूं उन्हें, तब तक मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। मैं माँ को समझाती, पर माँ शिकायत तो नहीं कर रही, चिंता व्यक्त कर रही है। अंधेरा घिरते ही वे खिड़की पर आकर खड़ी हो जाती। पम्मी दीदी के विवाह के बाद तो वह और भी पॉजिटिव हो गई हैं। जरा सी देर होने पर भी घबरा जाती हैं। बाद में मैंने खिड़की के पास एक कुर्सी रख दी ताकि माँ कम से कम खड़ी तो ना रहे। आज उस कमरे की खिड़की पर पर्दा पड़ा है, पर घर का मुख्य द्वार खुला है। द्वार के पास कतार में जूते लगे हैं और मैं जूते उतारकर चुपचाप भीतर चली गई हूँ। माँ अपने सारे कर्तव्य पूरी कर सब चिंताओं से मुक्त होकर आंखें मूंदे सो गई है सदैव के लिए। भैया अभी पहुंचे नहीं हैं। अब कल ही होगा दाह संस्कार। दीदी और मैं आज की रात बारी बारी से माँ के पास बैठेंगे। पापा बेचैनी के साथ अंदर बाहर हो रहे थे। अभी तक मम्मी दीदी ने ही पापा का हाथ बटाया है माँ की देखभाल के लिए। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। शहर में होते हुए भी माँ पापा के काम ना आ सकी। घर की जिम्मेदारियों से भी बोझिल होता है, उन्हें बोझ की तरह ढोने को बाध्य होना। वरना दीदी की जिम्मेदारियां मुझसे कम है क्या? अथवा वह अपने उत्तरदायित्व नहीं निभाती? अपने उत्तरदायित्व तो माँ ने भी पूरे निभाए हैं। सिर्फ हम भाई बहनों के प्रति ही नहीं, बल्कि संयुक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति। दादा दादी की बीमारी में उनकी अच्छी तरह सेवा की है। ताऊ जी का भी यहाँ लाकर ऑपरेशन करवाया गया। तब 2.5 महीने तक 3 जन रुके हमारे घर। तब माँ ने पूरे मन से उनकी देखभाल की। फिर भी पापा से तमाम उम्र उलाहने ही सुनती रही। कभी काम में मीन में, कभी खर्च के लिए डांट। ऐसा नहीं है कि पापा की आय कम थी, पर उनके हिसाब से कमाते थे, इसलिए सिर्फ उन्हीं का अधिकार है उनकी आय पर, और उनकी इजाजत के बिना कोई एक पाई भी नहीं खर्च कर सकता था। माँ की जरूरतें पूरी करना भी उनके कर्तव्य क्षेत्र में नहीं आता था। तीज त्योहार में जो आ जाता उसी से काम चलाती वे। पर जूता चप्पल खरीदने पर भी उन्हें लंबा चौड़ा व्याख्यान सुनना पड़ता था। तुम इतनी जल्दी चप्पल तोड़ देती हो, इस साड़ी का रंग ही तो खराब हुआ है, घर में पहनने में क्या बुराई है। शादी ब्याह में जाते वक्त उनके पास ढंग की साड़ी ना होती और वह कोई प्रिंट साड़ी पहनकर चली जाती तो मुझे बहुत बुरा लगता। पापा इधर उधर दौरे पर जाते तो अपने लिए कपड़े खरीद लाते, क्योंकि उनके अनुसार दफ्तर में पहनने के लिए ढंग के कपड़े होना ही चाहिए। उनको इस बात का मलाल था कि माँ पैंट शर्ट क्यों नहीं पहनती थी, ताकि उनके पुराने पड़ गए कपड़े, वो माँ जिनसे बड़ों के सामने से ढककर रहने की उम्मीद की जाती थी। शौक रखने के बारे में तो माँ ने कभी सोचा ही नहीं होगा। जब जरूरत पूरी ना हो पाती तो हर चीज के लिए मन मसोर कर रह जाती थी वे। ताउम्र निर्भरता का जीवन जिया उन्होंने, अतः बेटियों को पढ़ाना उनके जीवन का ध्येय बन गया। आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी उनकी बेटियां, उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। यही कारण था वह हम दोनों बहनों को पढ़ाने के लिए खूब प्रेरित करती थी। कहती थी, जो चाहो वही लाइन चुनो, पर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। मुझे तुम्हारे भाई की चिंता नहीं है, उसका करियर तो बन ही जाएगा। पढ़ाई में तेज ना होगा तो पापा उसे कोई व्यापार शुरू करवा देंगे। मुझे तुम दोनों की फिक्र है। तुमने पढ़ाई में जरा भी ढील दी कि पापा तुम्हारा विवाह कर कर्तव्य मुक्त हो जाएंगे। दीदी को बचपन से ही अध्यापिका बनने का शौक था। आसपास के छोटे बच्चों को इकट्ठा कर और माँ का दुपट्टा साड़ी की तरह लपेटकर उन्हें पढ़ाने का अभिनय करती। कभी बच्चे न जुटते तो अपने गुड्डी गुड़ियों व अन्य खिलौनों को पंक्तिबद्ध बैठाकर पढ़ाने लगती। मुझसे 3 साल बड़ी थी। मुझे तो वास्तव में ही होमवर्क इत्यादि में सहायता करती थी।
यूं तो माँ भी बीए पास थी और बचपन में हमें वही पढ़ाती, किंतु आजकल के विषय यथा कंप्यूटर विज्ञान में दीदी ही सहायता करती थी। दीदी ने एमएससी करने के पश्चात बीएड किया और एक अच्छे स्कूल में नौकरी भी लग गई। माँ संतुष्ट थी कि जैसा चाहा वैसा ही हो गया सब। दीदी विवाह के पश्चात भी नौकरी करती थी। मेरा ध्येय डॉक्टर बनने का था। प्रारंभ से ही मेरी विज्ञान में रुचि थी। मेहनत की और मेडिकल में दाखिला पा गई। एमडी के अंतिम वर्ष में मेरा विवाह डॉक्टर रमन के साथ हो गया। यह तो बाद में पता चला कि उनके लिए विवाह का अर्थ कोई नेह बंधन नहीं, तोल कर की हुई निजारत थी। रमन के पिता ने अपनी अति साधारण सी नौकरी से बेटी को मेडिकल तो करवा दिया था। अब अपना एक नर्सिंग होम बनाना पिता पुत्र का सपना था, लेकिन पूंजी का सख्त अभाव था। 2 कमरे का एक छोटा सा फ्लैट, वह भी किराए का। एक कमरे में रमन के मम्मी डैडी और एक में हम। मैं तो इसमें भी तृप्त थी, परंतु उसमें उस सपने को पूरा करने की गुंजाइश नहीं थी। उसी योजना का हिस्सा था एक डॉक्टर लड़के से विवाह करना। इसमें एक लाभ बाद में एक डॉक्टर का वेतन बच जाने का भी था। एमडी समाप्त होते ही मुझे उसी अस्पताल में नौकरी भी मिल गई। स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के कारण मुझे कई बार लौटने में देर हो जाती और कभी असमय भी जाना पड़ता। उस पर रमन के डैडी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अस्पताल में भले ही तुम डॉक्टर हो, पर घर में बहू बनकर रहना होगा, अर्थात रसोई संभालना एवं भाग भाग कर सबकी फरमाइशें पूरी करना मेरा कर्तव्य था। उस पर मम्मी जी का कहना था कि मेडिकल की लंबी पढ़ाई में उम्र यूं ही आगे खिसक जाती है, अतः बच्चे का जन्म अब और नहीं टाला जा सकता। सो एमडी पूरी करते ही यह मांग भी पूरी कर दी। 5 माह की छुट्टी तो मिल गई, किंतु उसके बाद काम पर जाना शुरू करना ही था। बड़े बड़े सपनों के बीच आया रखने की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि रमन को एक नर्सिंग होम खोलना था और उसके लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठे करना था। तो जाहिर सी बात है कि हम दोनों की कमाई का हिस्सा उस नर्सिंग होम के लिए इकट्ठा होने लगा। अस्पताल से लौटती तो मुन्ने को पकड़कर मम्मी जी कहती, लो संभालो इसे, और जाकर लेट जाती। कपड़े बदलने तक का समय न मिलता मुझे। मुन्ना तो दोपहर में अपनी नींद पूरी कर चुका होता। रसोई में ही उसे झूले में लिटाकर सबको चाय देती, स्वयं वहीं खड़े खड़े पीकर भोजन की तैयारियों में जुट जाती। इमरजेंसी वाले दिन प्राय देर हो जाती तो ताना सुनने को भी मिलता, कहाँ लगा दी इतनी देर, मुन्ने ने थका दिया है। पैसे कमाने की मशीन बन गई हूँ मैं। तबीयत खराब होने पर सहानुभूति की बजाय क्रोध दर्शाया जाता। बुरा तब लगता जब रमन भी वही रवैया अपनाते। मुन्ना मुझ अकेले का तो नहीं, उसे ही संभाल लेते तो भी थोड़ी राहत मिलती। कभी मैं उनके हाथ जबरदस्ती दे भी देती तो यह कहकर लौटा देते, यह काम मेरे बस का नहीं है। मैंने अनेक बार प्यार से समझाने की कोशिश की, परंतु कुछ असर नहीं पड़ा। कभी सहायता का हाथ बढ़ाते भी तो डैडी जी बोल देते, क्या महिलाओं वाला काम कर रहे हो। मम्मी डैडी तो चलो पुराने विचारों वाले थे, परंतु रमन को तो उन्हें समझाना चाहिए था ना। जब मैं कमाने में उनका पूरा साथ दे रही हूँ तो घर संभालने में उन्हें भी तो मेरा साथ देना चाहिए। बेटा 2 वर्ष का हो चुका है। एक बार सोचा कि उसे घर पर ही छोड़ जाऊं, शोक वाले घर में परेशान हो जाएगा, पर कोई आशा नहीं थी कि कोई हामी भरेगा, अतः चुपचाप उसे संग ले आई हूँ। देर शाम तक लोगों का आना जाना लगा रहा। अच्छा हुआ पड़ोस वाली आंटी पिछले दरवाजे से चाय लेकर पिला गई। खाना लाने की भी जिद कर रही थी। बड़ों का तो कुछ खाने का मन ही नहीं, और दीदी की दोनों बेटियां अपने घर पर हैं। मुन्नी के लिए आंटी खाना ले आई और उसे खिला दिया। पापा को भी उनके कमरे में लेटा दिया। जागे हैं या सोए हैं पता नहीं। आज की रात में एकदम अकेली बैठना चाह रही थी माँ के पास। आज मुझे उनसे बहुत सारी बातें करनी है। पिछले 4 वर्षों से मन में दबी सब बातें करनी है जो चाह कर भी उनसे कह ना पाई। बहुत से प्रश्न है मन में, अपना दर्द बांटना है माँ के साथ आज ही, फिर कभी नहीं आएगा यह अवसर। यूं तो माँ बिन कहे ही हमारा दर्द समझ लिया करती थी, परंतु मेरा मन तो तब तक हल्का नहीं होगा जब तक मैं सब कुछ माँ से कह ना दूं। सो मैंने बेटी को दीदी के पास लेटा उनसे कह दिया कि अभी भी सो ले, मुझे जब नींद आएगी उन्हें जगा दूंगी। पंडित जी कह रहे थे कि गरुड़ पुराण के अनुसार जब तक दाह संस्कार नहीं हो जाता आत्मा मृतदेह के ऊपर मंडराती रहती है।
उपस्थिति जन के मन की बात भी सुन समझ सकती है, तो मेरे मन की बातें माँ तक क्यों नहीं पहुँचेंगी? याद नहीं पिछली बार माँ के पास इत्मीनान से कुछ देर कब बैठी थी। भागती दौड़ती आती रविवार को, वह भी कुछ समय के लिए। महीने में एक रविवार अस्पताल में इमरजेंसी में ड्यूटी लगती तो उस बार आना भी ना हो पाता, और कभी घर में ही काम का ढेर इकट्ठा हो जाता। अरसा हो गया माँ के पास बैठे, उनसे बातें किए हुए। तुम कहती थी ना माँ कि बेटियां आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगी तो उन्हें पराश्रित का जीवन नहीं जीना पड़ेगा। अपनी हर छोटी बड़ी जरूरतों के लिए पति के आगे हाथ नहीं पसारने होंगे। आत्मनिर्भर तो हो गई वे, पर अब तो उन्हें दो मोर्चों पर एक संग जूझना पड़ रहा है। माँ, पहले जब वह सिर्फ घर और बच्चे संभालती थी तब की बात और थी, परंतु अब भी भले ही वह पति की तरह पूरा दिन नौकरी करके थका कर घर लौटे, और घर और बच्चे दोनों संभालना आज भी पत्नी का ही दायित्व है। मुश्किल यह है कि हमने अपनी बेटियों को तो मजबूत बना दिया, पर अपने बेटों की सोच नहीं बदली। बेटियों को बेटे के बराबर पढ़ा रहे हैं, उनके मन में सपनों के बीज बो रहे हैं, उन्हें पूरा करने के अवसर दे रहे हैं, किंतु बेटे आज भी घर के राजकुमार हैं, जिनकी जरूरत का ख्याल रखना घर की स्त्रियों का कर्तव्य है। आज भी उन्हें परोसी थाली चाहिए सामने, बच्चों की चिंता से मुक्त जीवन चाहिए उन्हें। लेकिन पत्नी जब दिन भर की थकी घर आती है तो उसकी देखभाल करने के लिए कौन बैठा होता है उसके इंतजार में। दोनों मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है उसे। आर्थिक स्वतंत्रता तो पा ली, परंतु ना ही दिन के घंटों में बढ़ोतरी हुई है, और ना ही विधाता ने उनके चार हाथ दिए हैं। देखा जाए तो पुरुष भी उसी घर का हिस्सा है, उस घर में रहता है, खाता पीता है, तो उस घर के कामों में पत्नी का साथ देना उसका काम क्यों नहीं है? यह पत्नी पर एक एहसान क्यों? जब धन अर्जन में पत्नी बराबर का सहयोग दे रही है तो घर संभालने में वह क्यों साथ नहीं दे सकता? दरअसल हमारे पुरुष प्रधान समाज ने घर के काम को कमतर दर्जा दिया है, क्योंकि वह सीधे आय से नहीं जुड़ता था, इसलिए उसे करना वह अपनी हिटी समझने लगा। काम की अधिकता, नौकरी का तनाव, ये कैसा जीवन हो गया है माँ, जहाँ अपनी ही सुध लेने की फुर्सत नहीं। माँ से बात करते हुए मुझे अनेकों बार बीच बीच में झपकी आई। दिन भर के काम की थकावट थी, पर मैं अर्ध निद्रा में भी माँ से सवाल जवाब कर रही। सुबह के 4 बजे जब दीदी की नींद खुली तो वह उठकर आई, तो मैं वहीं जमीन पर लेटी हुई थी। माँ की तरफ मुंह किए हुए दिए की लो मध्य पड़ चुकी थी, सो पहले तो दीदी ने उसमें घी डाला, तब तक मैं भी अच्छी से जाग गई। अब मेरा चित्त पूरी तरह शांत था। माँ से अपनी बात कह मन हल्का हो चुका था। माँ ने जाने कैसे, शायद स्वप्नावस्था में ही मुझे बहुत कुछ समझा दिया था। बेटा, हम सबसे मिलकर ही तो बना है यह समाज, तो इसमें सुधार लाना भी तो हमारा ही कर्तव्य है, हम सबका। विशेषकर हम माँओं के हाथ में है इसे बदलना। हमारे तुम्हारे हाथ में है। अपने बेटों को तुम ही समझाओगी। यह नई सामाजिक व्यवस्था, घर के कामों का महत्व, पुरुषों के योगदान की जरूरत, सब कुछ समाज को बदलने में समय लगता है मेरी बिटिया, पर वह बदलता जरूर है। विश्वास रखो, विश्वास रखो।